बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 20 करने जा रहे हैं। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखें तो बज़ाहिर हमें इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो लगे कि बहुत मुश्किल हो, लेकिन आज के इस सवाल विषय में एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, वो आपको आखिर में पता चलेगा। तो सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं दी फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द जनरल लेजर ऑफ फानो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब ये आपको एक पूरा डाटा नज़र आ रहा है। आप सबसे पहले काम ही क्या कीजिए कि जब आप सवाल पढ़ें तो सवाल पढ़कर पहले ये अंदाज़ा लगा लिया कीजिए कि क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड हैं या एक्चुअल हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर ही होती है। बाकी मटेरियल और लेबर का इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, लेबर का सिर्फ ये इशू हो सकता है कि आया लेबर असाइन है या लेबर पेड है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेबर पेड होती है लेकिन उसके बावजूद भी लेनी हमें असाइन होती है। असाइन गिवन नहीं होती पेड है, लेकिन फिर भी असाइन लेनी होती है। तो उसकी सूरत सिर्फ एक ही होती है कि लेबर जो हमने पेड की है उसके साथ नीचे कुछ पेबल या कुछ आउटस्टैंडिंग हो, तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो लेबर असाइन बन जाती है। बाकी अगर लेबर असाइन है और लेबर पेड है तो हम असाइन ले लेंगे, पेड को छोड़ देंगे। तो मटीरियल और लेबर में इतना बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को फैक्ट्री ओवरहेड्स में होती है कि आया फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड है या एक्चुअल है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर अप्लाइड होते हैं तो अप्लाइड सिंपल एक लिस्ट की एक लाइन में एक परसेंटेज की शक्ल में गिवन होते हैं, जैसे FOHR 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, FOHR 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड सो फोर्थ। तो वो आप समझ जाएंगे कि अप्लाइड है। एक्चुअल जो होते हैं वो पूरी लिस्टिंग की शक्ल में गिवन होते हैं। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। आप अपने हाथ में पेंसिल रखिए और FOH में आप F लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये फैक्ट्री ओवरहेड है। तो ये रॉ मटेरियल की बिगिनिंग इन्वेंट्री है और ये जो डाटा है ये मंथली बेस पर है, क्योंकि इसकी जो बिगिनिंग है वो 1 दिसंबर की है और एंडिंग जो है वो 31 दिसंबर की है। तो ये फॉर द ईयर एंडेड नहीं होगा, ये फॉर द मंथ एंड होगा। फिर मटेरियल परचेज किया है, फिर कुछ रॉ मटेरियल रिटर्न किया है, फिर कैरेज इनवर्ड है, फिर डायरेक्ट लेबर। अब देखिए डायरेक्ट लेबर के आगे कुछ भी मेंशन नहीं है कि क्या ये डायरेक्ट लेबर असाइन है या पेड है, तो बस ये हमारे लिए डायरेक्ट लेबर असाइन कंसिडर की जाएगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको नजर आ रहा है ये इनडायरेक्ट लेबर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट की है ना, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन मशीनरी, हीट लाइट एंड पावर, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री रिपेयर एंड एक्सपेंस एंड फोरमैन सैलरी, यहाँ तक आपको नजर आ रहा है कि ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो आप पेंसिल लिख लीजिए और इन सब के आगे F लिख लीजिए। इससे ज़रूरी नहीं है कि ये सारे एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक साथ एक ही लाइन में गिवन हो, ये बहुत आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो आपको शुरू से आगे लेके आखिर तक तलाश करने पड़ेंगे। तो बहरहाल इस सवाल के अंदर ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड मैंने एक साथ ही कर दिए हैं। तो आप ये इनडायरेक्ट लेबर से लेके फोरमैन सैलरी तक सब पे F लिख दीजिए। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है। अच्छा, इससे हमें पता चल गया कि ये हमारे अप्लाइड नहीं है बल्कि क्या है, ये एक्चुअल है। तो बहरहाल जब अप्लाइड नहीं होते तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन एक्चुअल का होता है, तो अगर हम एक्चुअल ले लेंगे कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है जो कि एंडिंग है दिसंबर 31 की, और वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री जो है वो है 53,400। अच्छा, अच्छा जी, तो ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री हमारे पास 1 दिसंबर 2017 53,400। अच्छा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, ये जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैं हाईलाइट करता हूँ ना, ये आप भी अपने साथ जो है ना हाईलाइटर से हाईलाइट कर ले कीजिए। कहते हैं द फोरमैन एस्टिमेटेड दैट ₹31,800 ऑफ रॉ मटीरियल एंड ₹24,800 ऑफ डायरेक्ट लेबर आर टू बी एलोकेटेड टू द अनफिनिश्ड गुड। पहली बात तो ये कि ये जो अनफिनिश्ड गुड है ना, अनफिनिश्ड गुड इन प्रोसेस, तो अनफिनिश्ड गुड्स का मतलब ही वही होता है जो अभी वर्किंग में है, यानी वो गुड्स जो अभी हमने तैयार नहीं की बल्कि अभी उस पर काम चल रहा है। तो उसको हम वर्क इन प्रोसेस भी कह सकते हैं, उसको हम अनफिनिश्ड गुड्स इन प्रोसेस भी कह सकते हैं।
ऑन 31 दिसंबर 2017। देखो बेटा, पूरे सवाल के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो आपके लिए मुश्किल हो, आप ना समझ सकते हो। असल बात यह है जो कि आपके लिए इस सवाल में एक नई चीज है। अब ये है क्या, इसको मैं बजाय अभी छेड़ने के, अगर मैं अभी इसको शुरू में छेड़ दूंगा ना तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको समझने में। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पे। रिक्वायरमेंट में वो कहता है सबसे पहले डेटा, अच्छा रिक्वायरमेंट भी छोड़िए, रिक्वायरमेंट में हम इसकी पहले आखिरी वाली रिक्वायरमेंट देखते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। हाउएवर ये रिक्वायरमेंट हमारी है तो नंबर सी पर, लेकिन हम इसको नंबर 1 पे क्यों करने जा रहे हैं इसकी वजह मैं भी आपको बताता हूं। और ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारा आखिरी वाला पैराग्राफ था ना, ये मैंने अभी फिलहाल आपको नहीं समझाया कि ये क्या चीज़ है। सही है, तो आइए हम चलते हैं पहले अपने स्टेटमेंट की तरफ और देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर सी नजर आ रही है, मेसर्स फानो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर एंडिंग December 31, 2017। तो स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपके पास मौजूद है, सवाल आपके सामने मौजूद है, सवाल भी अपने सामने रखिए और स्टेटमेंट भी अगर आपको अभी तक याद नहीं है तो वो भी सामने रखिए, अदरवाइज ये स्टेटमेंट आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अच्छा इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी ख़राब हो रही है, मैं ज़रा इसको पहले सही कर दूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूँ जी। तो आइए इसकी स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में पहला आइटम आता है हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज, जिसको हम रॉ मटेरियल यूज भी कहते हैं। अपने सामने फॉर्मेट रखिए, आप अपना सवाल भी रखिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल इन्वेंटरी बिगिनिंग यानी ओपनिंग 37,950, फिर हम इसमें ऐड करते हैं नेट परचेज ऑफ मटेरियल। मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेट परचेज हमें गिवन नहीं होती, बल्कि हमें ये नेट परचेज कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो इसलिए इसको हम हेडिंग बना देते हैं। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम ग्रॉस परचेज ऑफ मटेरियल विच इज 1,89,600। फिर हमने इसमें ऐड किया कार्टेज इन या कैरेज इन, और ये भी थोड़ा सा अलाइनमेंट से आउट हो रहा है तो इसको भी अभी मुझे सही करना पड़ेगा जी। चलिए, ये आ गया आपका कैरेज इन 15,700, तो आपके पास आ गई टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट विच इज 2,05,300। फिर आप इसमें से लेस करते हैं मटेरियल रिटर्न या परचेज रिटर्न, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 8,800, और फिर उसके बाद मटेरियल डिस्काउंट माइनस करते हैं या परचेज डिस्काउंट, वो आपके पास है नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया नेट परचेज ऑफ मटेरियल 1,96,500। अब ये मटेरियल आपके पास इतना बिगनिंग में पहले से मौजूद है और इतना आपने मजीद फ्रेश परचेज किया है कैरेज इन और रिटर्न वगैरह माइनस करके, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू नेट परचेज ऑफ मटेरियल। और अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अब हम इसमें से माइनस करेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 57,500, तो ये हमारा आंसर आ गया रॉ मटेरियल यूज। तो बताइए मुझे, रॉ मटेरियल यूज तो हम अब बहुत मरतबा कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमारे लिए रॉ मटेरियल यूज कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये अब आपको समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल यूज आपको हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा। अनटिल और अनलेस 1% कोई सवाल ऐसा होता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल यूज आपको कैलकुलेटेड गिवन हो, तो वो फिर आप डायरेक्ट रख देंगे, अदरवाइज आपको हमेशा ये रॉ मटेरियल यूज इसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। फिर इसके बाद सेकंड चीज आती है हमारे पास डायरेक्ट लेबर। अब ये डायरेक्ट लेबर असाइन भी हो सकती है, पेड भी हो सकती है। जब कुछ भी गिवन ना हो, कुछ भी ना लिखा हुआ, तो फिर हम उसको मान लेंगे कि ये हमारी डायरेक्ट लेबर असाइंड है, वो है हमारी 2,54,400। और फिर हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, तो हमें इसमें ऐड करने FOH। अब चूंकि FOH हमारे पास अप्लाइड नहीं है, अप्लाइड नॉर्मली एक सिंगल लाइन में गिवन होते हैं, तो वो लिखना बड़ा आसान होता है। तो हमें सवाल में अप्लाइड की जगह एक्चुअल गिवन है, तो ये एक्चुअल जो है वो हम इसकी बाकायदा हेडिंग बनाएंगे और जितने FOH थे वो सारे 1 by 1 लिख देंगे। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट लेबर, देन डेप्रिसिएशन मशीन, देन हीट लाइट एंड पावर, देन फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, देन फैक्ट्री रिपेयर एक्सपेंस, और देन फोरमैन सैलरी। तो ये हमारे आ गए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम इनको जमा कर लेंगे, तो ये आ गया आपका टोटल FOH 1,90,800। अब देखिए पिछली वाली स्लाइड पे आपके पास मटेरियल यूज का टोटल आया था और डायरेक्ट लेबर था, जबकि इस वाली स्लाइड पर आपका आ गया FOH। अब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट विच इज 6,22,150।
बताइए यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है आपको? ये तो अब आप समझिए कि आपका एक पूरा पैटर्न हो गया जो तकरीबन स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के हर सवाल में आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक तो ऐसे ही जाना है। हाँ, सिर्फ इस बात का फर्क होगा कि जो FOH है ये समटाइम्स अप्लाइड होंगे और समटाइम्स एक्चुअल होंगे। तो हमारा पहला ऑप्शन अप्लाइड होता है, सेकंड ऑप्शन एक्चुअल होता है। अगर अप्लाइड होते हैं तो हम बोले जाते हैं, और अगर अप्लाइड ना हो तो हम एक्चुअल को ही उसी की लिस्टिंग बना देते हैं। बट फिर एक बात ध्यान में और भी रखिएगा, अगर हमें सवाल में अप्लाइड ना हो, हमें सवाल में सिर्फ ये एक्चुअल गिवन हो, तो फिर हम इन्हीं एक्चुअल को ही ले लेते हैं और फिर हम इसको यही तस्वुर करते हैं कि अब अप्लाइड भी हमारे यही होंगे। क्या समझे? ये बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अभी मुझे आपको आगे समझाना है, इसलिए ये बात मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ये जहन में रखिए कि अगर अप्लाइड होते हैं तो हम अप्लाइड ले लेते हैं, अगर अप्लाइड ना हो तो हम एक्चुअल ले लेते हैं, फिर वो एक्चुअल की पूरी लिस्टिंग होती है। फिर हम उन्हीं एक्चुअल को ये एज्यूम करते हैं कि ये एक्चुअल है तो फिर अप्लाइड भी हमारे यही होंगे। यानी अगर हमें सवाल में अप्लाइड गिवन होते, एक्चुअल ना होते, तो वो हमें ये गिवन होते, या फिर एक परसेंटेज की शक्ल में होते तो परसेंटेज से भी आंसर हमारा ये आता। बात क्लियर हो रही है? तो फिलहाल ये अप्लाइड नहीं है, ये एक्चुअल है। हमने कहा कि ये एक्चुअल है तो फिर हमारी नजर में यही अप्लाइड भी है, जो कि अप्लाइड गिवन नहीं है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं WIP बिगिनिंग, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कुछ स्टेटमेंट के ऊपर। जो मैंने भी स्टेटमेंट आपको कहा था उसको रखिएगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका आ गया वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग 53,400। तो अब आपके पास इन दोनों को ऐड करके आंसर आया 6,75,550, यानी इतनी तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और इतना आपने अपने पिछले महीने का बचा हुआ काम था जो कि आपने इसमें ऐड कर दिया। तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई जो आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग में लगाई, अपने इस ड्यूरिंग द मंथ आपने टोटल काम किया, कुछ पिछला बचा हुआ और कुछ आपने अभी का लगाया। अब असल बात है जो कि मुझे आपको बतानी है और वो है WIP इन एंडिंग। अब आप जाइए और पूरे सवाल में जाके तलाश कीजिए, आपको कहीं पर WIP एंडिंग नजर आ रहा है? तो पूरे सवाल में कहीं पर भी आपको WIP इन्वेंट्री एंडिंग नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? चलिए वो भी आपको बताता हूँ। तो जाहिर है फिर जो हमारा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो भी नहीं है। जाहिर है जब मेरे पास यही नहीं है कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना है तो फिर ये भी नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि सर WIP एंडिंग जरूरी तो नहीं है ना कि हो सकता है कि हो ही ना। तो जब नहीं होगा तो भाई ये जो आपने आंसर लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन प्रोसेस 6,75,500, ये तो फिर हम इसी को मान लेते हैं कि ये हमारी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। नहीं, देखो बेटा, ऐसा तो उस वक्त हो सकता है जबकि हमें क्वेश्चन के अंदर WIP एंडिंग दिया हुआ ही ना हो या फिर लिखा हुआ हो कि वो नील है। कहीं पर लिखा हुआ तो नहीं है ना नील है, लेकिन सर ये भी तो नहीं लिखा हुआ कि है। आपको नहीं नजर आ रहा, मुझे नजर आ रहा है। इसके लिए आज एक पूरा ही मुकम्मल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने पहले रिक्वायरमेंट नंबर C उठाई है, रिक्वायरमेंट नंबर A नहीं उठाई। सही है? तो अब मुझे उठानी होगी रिक्वायरमेंट, इसको मैं यहीं पर ही स्टॉप कर रहा हूँ। ये जो मिसिंग वैल्यू है ना, ये अभी मैं आगे निकालूंगा। ये जब मैं आगे निकाल लूंगा तो आप यहाँ पर आके पुट कर देंगे। जैसे कि अभी पिछले वाले लेक्चर में 2 मिसिंग वैल्यूज आई थी तो वो आपने पुट की थी, यहाँ पे आप वो वैल्यू पुट करेंगे, वो अभी आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। सही है? वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले तो आप आइए अपने वापस सवाल पे। देखिए सवाल के अंदर इसने एक स्टेटमेंट दिया था आखिर में, वो क्या था? द फोरमैन एस्टिमेटेड दैट, फोरमैन एक इनडायरेक्ट लेबर है, एक शख्स है जो कि सारी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रखता है। वो ये कहता है द फोरमैन एस्टिमेटेड दैट ₹31,800 ऑफ रॉ मटेरियल एंड ₹24,800 ऑफ डायरेक्ट लेबर आर टू बी एलोकेटेड टू द अनफिनिश्ड गुड, यानी वर्क इन प्रोसेस इन ऑन 31 दिसंबर 2017। अब एक बात ध्यान में रखिए, आइए जरा इसके लिए वापस, और मैं आपको अब एक नई बात बता रहा हूं। अभी भी मैं रिक्वायरमेंट नंबर A पे नहीं गया हूं, अभी मैं रिक्वायरमेंट नंबर B पे आया। वो रिक्वायरमेंट नंबर B जाके देखिए, उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ WIP इन्वेंट्री एंडिंग आपको गिवन नहीं है, ये आपने खुद निकालनी है। अब एक बात ध्यान में रखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। ये बात मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं बताई है, आज पहली मर्तबा बता रहा हूं। हमने मान लिया कि जो काम हमारा फिनिश नहीं होता उसको हम कहते हैं कि वो काम अभी हमारा चल रहा है, जारी है।
लेकिन चूंकि महीना खत्म हो गया या साल खत्म हो गया, तो अब हम इसको इस महीने या इस साल में नहीं मानेंगे, बल्कि हम उसको अगले साल में या अगले महीने में जाके मुकम्मल करेंगे। लेकिन बेटा वो काम कुछ तो कंप्लीट है ना भाई, 100% कंप्लीट नहीं है, 80% कंप्लीट होगा, 90% कंप्लीट होगा, 70% कंप्लीट होगा। तो मैं उसको वर्क इन प्रोसेस इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि वो 100% कंप्लीट नहीं है, तो फिर मेरी नजर में वो कंप्लीट ही नहीं है। इनफैक्ट अगर वो 95% भी कंप्लीट है, तो मेरी नजर में वो 5% तो इनकम्प्लीट ही है ना। इनफैक्ट अगर वो 99% भी कंप्लीट है, तो 1% तो इनकम्प्लीट है ना। तो भाई जो काम आपका 1% भी इनकम्प्लीट होगा, तो उसको हम वर्क इन प्रोसेस बोलेंगे। यानी अभी इस पे काम जारी है, इस पे अभी 1% या 2% या 5% या 10% काम होना बाकी है, इसको हम अगले महीने में जाके करेंगे। अभी तो महीना खत्म हो गया, अब तो ये काम हो नहीं सकता क्योंकि महीना एंड हो गया। तो अब महीना एंड हो गया, इसलिए ये जो बचा हुआ काम है उसको इस महीने के स्टेटमेंट से माइनस कर दो और अगले महीने के स्टेटमेंट में जाके ऐड कर दो। तो बेटा आज से पहले जितने भी सवालात हमने किए, उनमें ये वर्क इन प्रोसेस की जो एंडिंग इन्वेंट्री होती थी, यानी टोटल कितने का काम अभी हो गया, मिसाल के तौर पे 40,000 का काम हो गया, लेकिन अभी इसमें मजीद 5,000 का काम होना बाकी है। चूंकि बाकी है, इसलिए 40,000 का काम हमारे लिए वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग है, तो हम उसको माइनस कर देते हैं। आज मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं। वो नई बात क्या है कि इस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो 3 चीजों पे मुश्तमिल होती है। यानी इस वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के अंदर भी ये 3 चीजें पाई जाती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। नहीं समझे? चलिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैंने ये कहा कि मेरा जो वर्क इन प्रोसेस है वो एट द एंड ऑफ द मंथ उस पे 40,000 का काम हो चुका है, लेकिन अभी कुछ और काम होना बाकी है। चूंकि उसमें अभी और काम होना बाकी है, इसलिए मैं उसको वर्क इन प्रोसेस ही कहूंगा। भले से 1,000 रुपए का भी काम होना अगर बाकी है, तो अभी वो मेरा वर्क इन प्रोसेस है, अभी वो काम चल रहा है। अच्छा, लेकिन अगर वो जो 40,000 का काम हो गया है, उस 40,000 में कुछ मटेरियल लगा होगा, उस 40,000 में कुछ लेबर भी लगी होगी, उस 40,000 में कुछ फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगे होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो काम हमारा वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में होता है, उसमें भी ये तीनों आइटम पाए जाते हैं, मटेरियल, लेबर और एफओएच। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये अपनी तरफ से एक मिसाल दे रहा हूं कि फर्ज कीजिए कि वो जो हमारा मटेरियल है वो 40,000 में से 20,000 रुपए का मटेरियल लग चुका है, 10,000 रुपए की लेबर लग चुकी है और 10,000 के एफओएच लग चुके हैं। तो अब मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 40,000। कभी आपको वो सवाल में ये 40,000 एज इट इज दे देगा, तो आप उस 40,000 को डायरेक्ट जाके माइनस कर दीजिएगा। वो जो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन मार्क छोड़ा था ना, अगर वो मुझे कहता कि वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 40,000 है, तो मैं वो 40,000 रुपए जाके लिख देता, माइनस कर देता, मेरा स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का आंसर आ जाता। लेकिन उसने इस सवाल में क्या किया, उसने कहा कि देखो हम तुम्हें ये बता रहे हैं, मैं वापिस जाता हूं सवाल की तरफ, हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि वो जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है ना, वो कितना है हमें नहीं पता, बस हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि उस वर्क इन प्रोसेस में 31,800 रुपए का मटेरियल लग चुका है, 24,800 रुपए की लेबर लग चुकी है। 31,800 का मटेरियल लग चुका है, 24,800 की लेबर लग चुकी है। अगर वो मुझे एफओएच भी बता देता कि इतना एफओएच लग चुका है, तो मैं इन तीनों को ऐड करता, तो ये मेरी डब्ल्यूआईपी एंडिंग की कॉस्ट बन जाती। उसने मुझसे तीसरी बात छुपा ली। अब जब उसने मुझसे तीसरी बात छुपा ली, तो फिर मुझे पता ही नहीं कि मेरा डब्ल्यूआईपी का टोटल कितना बनता है। सही है जी। चलिए मैं इसको आपको ऐसे करके बताता हूं जी। ये देखिए, ये जो आपकी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है ना, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। कुछ मटेरियल लगा, कुछ लेबर लगी, कुछ एफओएच लगे, लेकिन ये तीनों 100% नहीं लगे। अगर ये तीनों 100% लग जाते तो फिर तो ये वर्क इन प्रोसेस रहता ही नहीं।
इसको वर्क इन प्रोसेस तो हम कहेंगे उस वक्त ना जबकि हम ये बोलें कि इसमें तीनों आइटम कुछ लगे। जैसा कि इसने सवाल में क्या कहा, ये देखिए इसने कहा कि इस वर्क इन प्रोसेस के अंदर हम मटेरियल लगा चुके थे 31,800, लेबर लगा चुके थे 24,800। अब देखो आप सवाल में जाके देख दो जो आखिर में स्टेटमेंट लिखा है उसमें इसने एफओएच नहीं बताया, तो मैंने क्या किया एफओएच पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये एफओएच भी पता होता कि ये जो मेरा काम इस वक्त चल रहा है इसमें एफओएच कितना है, तो मैं इसको लेबर को और एफओएच को तीनों को ऐड करता तो मेरे पास डब्ल्यूआईपी की पूरी कॉस्ट आ जाती कि मेरा डब्ल्यूआईपी इतना है। मैं फिर बता रहा हूं आज से पहले कभी ऐसा सवाल नहीं आया, वो डब्ल्यूआईपी एनडी का टोटल अमाउंट बता दिया करता था, मिसाल के तौर पे 40,000, भाई वो 40,000 रुपए जाके मैंने लिखा, माइनस किया, मेरा स्टेटमेंट का आंसर आ गया। अब वो कर क्या रहा है कि वो 40,000 रुपए, मिसाल के तौर पे मैं अमाउंट बता रहा हूं आपको कि वो 40,000 रुपए का अमाउंट बताने के बजाय वो 40,000 को भी 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा है कि इसमें इतना मटेरियल है, इतना लेबर है, अब एफओएस तुम खुद निकाल लो, फिर तीनों को जमा कर लो, ये तुम्हारी डब्ल्यूआईपी एनडी की कॉस्ट बन जाएगी। तो जाहिर है जब तक मेरे पास ये एफओएस नहीं आएंगे तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं अपनी रिक्वायरमेंट नंबर बी को करने के लिए कि जिसमें मुझे फैक्ट्री ओवरहेड मालूम करने जाके देखिए उसने आपसे पूछा है कि फैक्ट्री ओवरहेड मालूम करना है, डब्ल्यूआईपी के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन कितना है। जब हमें फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन भी पता लग जाएगा तो मटेरियल, लेबर और एफओएस तीनों को जमा करेंगे और ये हमारी डब्ल्यूआईपी एनडी की कॉस्ट बन जाएगी। तो देखिए इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यूआईपी एनडी के 31,800 मैंने एच इट इज यहाँ से उठा लिया, इसके बाद मैंने लेबर एच इट इज उठा ली, इसके बाद ये आ गया आपका एफओएच। अब जाहिर है एफओएच तो हमें पता ही नहीं है डब्ल्यूआईपी के अंदर हमारा एफओएच कितना है, लेकिन आगे मैंने W1 लिखा हुआ है, अभी मैं थोड़ी देर बाद करके बताऊंगा आपको। तो इसका मतलब है मुझे डब्ल्यूआईपी एनडी की कॉस्ट नहीं मालूम, यानी 1, 2 और अगर ये तीसरा भी पता होता तो फिर तो ये सारा झगड़ा ही नहीं होता। तो ये पता है यहाँ लिख दिया, ये पता है यहाँ लिख दिया। अब मुझे पहले ये मालूम करना है, जब ये भी आ जाएगा तो ये भी मालूम हो जाएगा। इसके लिए अब मैं जाऊंगा अपनी रिक्वायरमेंट नंबर ए पे। तो अब वो कहता है रिक्वायरमेंट नंबर ए को मैंने W1 के नाम से कर दिया, आप इसको रिक्वायरमेंट नंबर ए करके कर लीजिएगा। हम कहते हैं एज वी नो एफओएच। अच्छा चलिए ये मैंने नेक्स्ट, ये एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं भी आपको बताता हूँ ये मैंने क्या किया है।